गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनसोल्ड यूपी बोर्ड के लिए। सब्जेक्ट होगा फिजिक्स और इसके जो सेट होंगे 2022 के अंदर वो 6 सेट या 7 सेट होंगे। वो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। तो जो आज सेट स्टार्ट होगा आपका वो होगा 346 GA। 346 GA इसमें सारे के सारे क्वेश्चन होंगे आपके, चाहे वो MCQ हो, थ्योरी हो, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब चीज़। तो सेक्शन ए के यहाँ पर जो होगा इसमें फर्स्ट MCQ होगा। आई यहाँ पर बोला था क्या, करंट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी फ्लो इन ए अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द सर्किट, पावर P कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक बिल B। अब यहाँ पे क्या पूछेगी आपको, पावर पूछ रही है। क्या पूछ रही है? पावर। तो हम जानते हैं क्या, पावर का जो फॉर्म होता है P इक्वल टू VRMS IRMS कोस फाई, ये होता है पावर निकालना है फॉर्मूला AC सर्किट के अंदर। तो ये VRMS क्या होता है, वोल्टेज। यहाँ पर IRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसकी, करंट की। कोस फाई, यहाँ पर जो ये फाई होता है ना, फाई होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है? फेज डिफरेंस किस किस के बीच, एक तो पोटेंशियल और यानी कि वोल्टेज एंड करंट के बीच। अगर मैं देखूँ यहाँ पर इस MCQ के अंदर कि यहाँ पर जो करंट की इक्वेशन है वो कितनी है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वोल्टेज की इक्वेशन कौन सी है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ यहाँ पर देखो साइन तो सेम है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सेम है, लेकिन मैं चेक करता हूँ इस वाले में उस वाले में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ये पाई बाई टू। कितना आ रहा है? पाई बाई टू। तो अगर मैं इस तो वैल्यू कितनी आ गई फाई की, तो फाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर पाई बाई टू। तो मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। तो अगर हम जानते हैं क्या, अगर यहाँ पर वैल्यू पाई बाई टू आएगी तो पाई बाई टू मीन्स होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। और हम जानते हैं कोस में 90 वैल्यू होती है जीरो वैल्यू। क्या होती है? जीरो। जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, कितना आंसर आएगा? जीरो। तो इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, ठीक, ये वाला। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, प्योर सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर एट टेम्परेचर 0 केल्विन। क्या बोला है यहाँ पर? 0 केल्विन। तो हम जानते हैं 0 केल्विन होता है -273 डिग्री सेल्सियस, इसके अप्रोक्स। तो सेमी कंडक्टर में प्रॉपर्टी मतलब सेमी कंडक्टर में क्या होता कि अगर रूम टेम्परेचर है आपका, अगर आपका क्या रूम टेम्परेचर जो होता है अप्रोक्स 32 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं किसी भी सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर 32 डिग्री से इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं? इंक्रीज, तो वो बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर। अगर मैं वो रूम टेम्परेचर कम कर दूं, जो कि काफ़ी कम है, यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा 0 केल्विन, तो वो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। तो इसका आंसर होगा ये इंसुलेटर। अब देखो इसका एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या बात बोलेगी, यहाँ पर एट 0 केल्विन देयर इज़ नो थर्मल एनर्जी अवेलेबल, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमी कंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर थर्मल एनर्जी नहीं रह पानेगी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, बाहर गेन करना पड़ेगा उसे। तो जो आने का नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसे थर्मल एनर्जी मिलने की नहीं है। तो यहाँ बोल रखा सेकंड पॉइंट के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड कैन नॉट गेन एनफ एनर्जी टू जंप द कंडक्शन बैंड, यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज देयर फॉर नो फ्री चार्ज कैरियर्स एक्साइट, एज ए रिजल्ट द प्योर सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। So at 0 Kelvin a pure intrinsic semiconductor cannot conduct the electricity। तो जो मटेरियल कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी तो क्या बोलते हैं उसे? इंसुलेटर। तो इसका आंसर होगा इंसुलेटर। नेक्स्ट MCQ, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी V इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी नियरली, यानी कि जो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उसका जो फॉर्मूला होगा वैल्यू पुटिंग के बाद वो कितना आएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा। तो लैम्डा के दो फॉर्मूले होते हैं, H/P, जहाँ पर H होता है प्लैंक कांस्टेंट, P होता मोमेंटम।
अगर मैं इसे पी का फॉर्मूला अगर मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूँ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका आंसर फॉर्मूला आता है 2m और यहाँ पर होगा E4 होता है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं यहाँ पर M4 क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वैल्यू होती है 9.1 10⁻31। E4 इलेक्ट्रॉन 50, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19। और ये क्या है पास E4 मान लो काइनेटिक एनर्जी है ना। अगर मैं ये सारी की सारी वैल्यू पुट करूँ, H4 क्या था? प्लैंक कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू थी ये वाली। तो अगर मैं इन सारी वैल्यू को पुट करता हूँ इन दिस इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE, तो इसकी वैल्यू जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर वो आएगा 12.27 स्क्वायर रूट वी, जहाँ पर वी क्या है? पोटेंशियल, और ये साइन है एंगस्ट्रॉम का। किसका है? एंगस्ट्रॉम का। याद रखना जब ये वैल्यू जो होगी ये एंगस्ट्रॉम में आएगी वेवलेंथ की, तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा? फर्स्ट वाला 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट वी एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, बाय विच फोर्स आर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनसाइड द एटम। यानी कि जैसे रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की बमबार्ड किया था एक गोल्ड फॉयल पर, तो ये भी क्या है? एक चार्ज पार्टिकल, और यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी गोल्ड के पास चार्ज होंगे। तो जब ये चार्ज और चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है? कूलाम्ब फोर्स। तो इसका आंसर होगा थर्ड, कूलाम्ब फोर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा इज। यहाँ पर बोलेगा जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड रेडिएशन की, वो कितनी होती है? तो ये पहले से बोला गया इंफ्रारेड रेडिएशन लाई बिटवीन द माइक्रोवेव एंड विजिबल लाइट इन EM वेव स्पेक्ट्रम। यानी कि इंफ्रारेड जो होती है वो लाई करती है किसके बीच? माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के बीच। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁻12 से लेकर 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। ये हर्ट्ज क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, ए बीम ऑफ रे पासेज फ्रॉम एयर टू वाटर। यानी कि आपकी एक रे है, वो मान लो एयर ऊपर है और वाटर नीचे है, तो ये कोई रे आई एयर से वाटर में जा रही है, तो विच अमंग द फॉलोइंग विल रिमेन अनचेंज। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो अनचेंज होगी, जो कभी मतलब चेंज नहीं होगी? यहाँ भी सेम टू सेम और यहाँ भी सेम टू सेम होगी। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज़ होगी जो कि चेंज नहीं होती जब कोई भी वेव या फिर कोई भी लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट है यहाँ पर। तो करते पहला पार्ट सोल्व। तो पहले पार्ट में यहाँ पर क्या बोला गया? एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड 15 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम्ब। तो न्यूटन पर कूलाम्ब किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर मेरे पास ये तो रखा है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितने? 2। तो Q = 2E किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल तो वैल्यू कितनी होगी? 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब। तो यहाँ पर चार्ज मेरे पास गिवन है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर ये 15 × 10⁻4, तो ये वैल्यू किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यानी कि यहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, E = 15 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम्ब। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? पर कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हम जानते हैं जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × E। Q कितना है यहाँ पर? 2E। तो दैट मीन्स 2 × 1.6 × 10⁻19। E4 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू इसकी? 15 × 10⁻4। इस आंसर किस में आएगा? न्यूटन के अंदर। तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर तो इसका आंसर आएगा 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बी वाले पार्ट में क्या बोला गया यहाँ पर? व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप क्या समझते हो? राइट इट्स यूनिट। इसकी यूनिट भी आपको लिखनी पड़ेगी।
तो देखो इस यहाँ पर बी वाले का आंसर, तो बी वाले में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेफर्स टू द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस, पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस, लाइंस passing through a given surface. It basically tells us how much of electric field flow through that surface. Mathematically, phi equal to EA. E इसका दूसरा फॉर्मूला होगा EA cos थीटा, जहाँ पर E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, A क्या है हमारे पास एरिया वेक्टर, और यहाँ पर थीटा क्या है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई है, देखो अगर हमारे पास कोई सरफेस है, यहाँ कोई सरफेस, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास एक सरफेस ही है, अब इस सरफेस से अंदर रखा है चार्ज Q, तो यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड जाएंगी, क्या जाएंगी आउटवर्ड, अगर प्लस चार्ज है तो इसमें ये बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास होंगी सरफेस से नॉर्मली, तो वह किस में काउंट होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला कितना होता है फाई इक्वल टू ई ए, फॉर्मूला क्या होगा फाई इक्वल टू ई ए वेक्टर, डॉट लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स की क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, कैसी होती है स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट देखिए यहाँ पर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना, इसकी यूनिट होती है। अब पढ़ते हैं सी वाला पार्ट, तो सी वाले पार्ट में क्या बोला गया यहाँ पर, सी वाले पार्ट में बोला गया यहाँ ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर द ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस, यानी कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच, एक तो वोल्टेज और करंट के बीच, किस किस के लिए, एक तो ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए। तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ B प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पर देखता हूँ मैं V अपॉन I, तो क्या होगा वो शो करेगा रेजिस्टेंस को, और रेजिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट। कब होगा कांस्टेंट, जब मेरे पास फिजिकल कंडीशन सारी सेम रहेंगी, जैसे टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, मटेरियल, अगर ये चीज़ें सेम रहेंगी तो दैट मीन्स क्या होगा मेरा रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं क्या, ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच, वोल्टेज और करंट के बीच। तो यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी है, एक तो किसके लिए, एक तो ओमिक और दूसरा नॉन ओमिक। तो हम बात करते हैं पहले किसकी, ओमिक रेजिस्टेंस की। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो भी ग्राफ बनेगा तो याद रखना वो किसे शो करेगा, रेजिस्टेंस को, यानी कि ये वोल्टेज मेरा, ये यहाँ पर पास करंट। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो भी ग्राफ हम शो करेंगे, यानी कि इस क्वाड्रेंट के अंदर, वो हमेशा शो करेगा आपका रेजिस्टेंस। एक तो पॉसिबिलिटी होगी फर्स्ट, सेकंड हमारे पास नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अब इसके बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, वो सेम टू सेम वही वोल्टेज एंड करंट के बीच। तो देखो ओमिक रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, यानी कि ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, दैट मीन्स V इक्वल टू आई आर को फॉलो करें, तो हमेशा क्या होगा वो ओमिक रेजिस्टेंस होगा। यानी और सेकंड कंडीशन में क्या बोला था, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हम उसे बोलते हैं जो ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसमें बोलते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस के लिए जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, कांस्टेंट। नॉन ओमिक में क्या होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ हम बनाएंगे तो वो जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओमिक के लिए। क्या जाएगा, ओमिक के लिए, OHMIC, ओमिक रेजिस्टेंस। ये नहीं बनाएंगे हम नॉन ओमिक, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट ना जाकर और कैसे भी जा सकता है, यहाँ पर लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये कैसा होगा, यानी कि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या होगा, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि हर पॉइंट पे क्या होगा, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या बोला गया यहाँ पर, एक्सप्रेस द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट मीन्स लैम्डा, क्या यहाँ पर वेवलेंथ मीन्स क्या होता है, लैम्डा को एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन ये था आंसर नंबर डी।
तो आंसर नंबर डी में क्या होगा, हम निकालना क्या, लैम्डा को कन्वर्ट करना किसमें, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। याद रखो इधर लैम्डा जो होगा और कौन से पर, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में फॉर्मूला में रिलेशन निकालना एक। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, वी नो दैट लैम्डा प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और यहाँ पर क्या आएगा, एक साइन हटेगा तो वहाँ पर क्या आएगा, प्लैंक कांस्टेंट, दैट मीन्स PH। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34। तो लैम्डा इक्वल टू H/P मैंने बोल दी, आपकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी है, फर्स्ट। अब एज्यूम करते हैं लेट पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, 1/2mv², जहाँ पर m क्या होता है, मास, b4 क्या होती है, वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम, ये यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो देखो लैम्डा का रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर P4 मोमेंटम, और हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्म होता है P = mv। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर m भी है, b भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, b², लेकिन यहाँ पर m का स्क्वायर तो है नहीं है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बोथ साइड स्क्वायर तो क्या आएगा, m² b² = p² बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे एक नीड है किसकी, m की, किसकी नीड है, m की। तो मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे m ऊपर और m की मल्टीप्लाई नीचे। तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 1/2 m² b², और m और v क्या होता, मोमेंटम, तो यहाँ हमारे पास p² = काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ p की वैल्यू तो कितना आएगी, 2ke = p, यहाँ पर क्या, p का स्क्वायर, तो इधर क्या जाएगा आपका स्क्वायर रूट, क्या जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक, यहाँ पर एक मिसिंग होगी, यहाँ पर जो m था ये m यहाँ पर छूट गया, तो यहाँ पर होगा m, इधर भी क्या आएगा 2m, और यहाँ आएगा आपका m। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2mke। इसे हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि लैम्डा का रिलेशन चाहिए काइनेटिक एनर्जी के बीच। तो इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इस वाले इक्वेशन के अंदर रखो, लैम्डा = H/P, दैट मीन्स लैम्डा = H/2m/ke। के मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा का रिलेशन किस में आ गया, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आ गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, डी तक हमारे पास खत्म हो चुके हैं, अब चलेगा E पार्ट। तो E पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो, द रेडियस ऑफ ईच कर्व सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर and refractive index of the medium of lens is 1.5. If the lens is cut along AB as shown in figure, then what will be the focal length of each new lenses? इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मेरे पास यहाँ पर गिवन लेंस है ये वाला, इसको अगर मैं AB जो यहाँ पर सर दे रखा फेस, अगर मैं इसे कट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, कट, वर्टिकली कट कर दिया, तो इससे क्या होगा, जो मेरे पास दो लेंस में डिवाइड हो जाएगा ये, तो उनकी मुझे बतानी है फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बाद में। तो देखो मैं अगर मैं फिगर बना के लिखाऊँ यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ से ऐसे कट कर दूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर एक पार्ट जो होगा वो इस टाइप से ब्रेक होगा, लाइक दिस, इस टाइप से ब्रेक होगा। तो यहाँ मैंने क्या बोल दिया कि इसके वाले पार्ट को जो ये है मेरे पास, ये होगी सरफेस नंबर 1, ये आपकी होगी सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या लेंस है ये वाला, तो लगाएंगे मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर मैं जानता हूँ कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, जहाँ पर n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस, r2 आपका हो सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन सेकंड सरफेस, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पास गिवन डेटा है, पहले हम उसको लिखते हैं यहाँ पर। इसमें क्या बात बोलेगी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कितनी है, 20 सेंटीमीटर।
अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो जो मेरे पास फर्स्ट सरफेस है, जो रेड कलर में यहाँ पर फर्स्ट सरफेस ये वाला, ये सेकंड सरफेस। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R1। याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फ्लैट सरफेस की, ये कैसी सरफेस है, फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, इन्फिनिटी। क्या होती है, इन्फिनिटी। और सरफेस नंबर 2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ कर्वेचर है ये, तो यहाँ पास होगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन साइन कैसा होगा, ये माइनस का, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है, जो यहाँ पर देखा मैं फिगर के अंदर, ये कर्वेचर इधर की ओर, यानी कि दिस साइड, दैट मीन्स लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में साइन कैसा आएगा इसका, माइनस। ये हो गया मेरे पास, यहाँ पर रखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन कितना है यहाँ पर, 1.5। अगर मैं इन सारी वैल्यू को पुट करता हूँ इस वाले में, दैट मीन्स इसमें 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, n के लिए कितनी है, 1.5, 1 ऐसे कैसी, 1/r1, R1 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी साइन, माइनस 1/r2, R2 वैल्यू कितनी है, -20। आफ्टर सॉल्व इट 1.5 माइनस 1, तो आपका आंसर आएगा 0.5। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई, इसका आंसर आएगा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, दैट विल कम आउट 0, और माइनस माइनस प्लस 1/20, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/20 इक्वल टू 1/f। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो 1/f इक्वल टू 0.5/20, तो 5 से आएगा 0, 5 से कितना आएगा 40, कितना आएगा 40, तो 40 बन जा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 1, तो f बन जा f, और 40 बन जा 40। तो आप ये क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई, क्या आ गई, फोकल लेंथ। तो जो इसकी फोकल ऑफ लेंथ होगी कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम का जो भी, जिसकी एनर्जी इतनी होगी, अगर यहाँ पर देखते हैं जो nth एनर्जी, जो मेरे पास nth होगा, nth ऑर्बिट में वो इतनी होगी एनर्जी लेवल ये। तो आपको बताना क्या है यहाँ पर, आपको निकालना है यहाँ पर डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना, एंगुलर मोमेंटम निकालना आपको। तो एंगुलर मोमेंटम के आपके फॉर्मूले होते हैं कितने, 2 फॉर्मूले। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। किससे डिनोट करते हैं, एल से। देखो कौन सा, एंगुलर मोमेंटम के 2 फॉर्मूले, एल इक्वल टू NH/2π, और एक फॉर्मूला होता है mvr। अगर मैं पहले फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पर n होता है nth ऑर्बिट, यानी कि 1 2 3 4, h होता है प्लैंक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और पाई भी क्या है, कांस्टेंट। अगर बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला, तो m4 क्या होता है, मास, और v क्या होता है, वेलोसिटी, और r होता है आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ मेरे पास ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे डेटा मांगा, वेलोसिटी नहीं दे रखी, रेडियस नहीं दे रखी। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पर n निकाल दिया तो फिर बाद में हम ये वाला फॉर्म लगा देंगे, ये वाला L इक्वल टू NH/2π। तो देखो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो इसमें क्या बोला, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी दे रखी है वो कितनी है, -3.5। लेकिन मुझे यहाँ पर बोलेगा कि कौन सी ऑर्बिट की हो, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, जो यहाँ पर एनर्जी है मेरे पास, जो nth ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ पर दे दी En, तो यहाँ बोल सकता हूँ मैं En। अभी मुझे पता नहीं कि कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है, तो मैंने दी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी नो दैट, यहाँ पर जानते हैं, इसने खुद दे दिया फॉर्मूला ये वाला, वी नो दैट एनर्जी ऑफ nth लेवल En इक्वल टू कितना होता, -13.6/n², एनर्जी थी EV के अंदर। तो हम क्या होंगे, देखो ये पास nth ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, ये फॉर्म हम जानते ही है, तो इस En की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
किसमें, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये लिख दिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये अगर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट तो 34 कितनी जाएगा 4 टाइम्स, तो n स्क्वायर के लिए कितनी आ गई 4, जैसे पास n के लिए कितनी लेंगे 2, -2 नहीं लेंगे क्योंकि और जो होगा ये इंटीजर फॉर्म में होगा। अब मुझे क्या निकालना, एंगुलर मोमेंटम, क्या निकालना एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ पर n क्या है मेरे पास, ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट आया सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे 2, h क्या फ्लाइंग कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई पाई के लिए कितनी है 3.14। आफ्टर सॉल्व इट वैल्यू ऑफ L इज 2.10 मल्टीप्लाई 10⁻34। ये आपका आंसर हो गया वाला एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होती है आपके एंगुलर मोमेंटम की यूनिट। अब बात करते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में ये वाले 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट में क्या बोला यहाँ पर, राइट द रिजल्ट्स ड्रॉन फ्रॉम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। यानी कि जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया गया था रदरफोर्ड ने, तो उसे क्या क्या रिजल्ट मिले थे वो हम यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। देखो यहाँ पर रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखो इसमें कौन कौन सी बातें थी। फर्स्ट में क्या पता चला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। यानी कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल थे जब गोल्ड फॉयल से क्या गया स्ट्राइक किया गया, तो उसमें क्या थे मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए स्ट्रेट लाइन में पास हो गए थे उस गोल्ड फॉयल से। तो इससे क्या पता चला, दिस शो दैट मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। जब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने एटम बोला यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ इधर की ओर ये अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास आउट हुए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वहाँ पर पार्ट कैसा होगा एम्प्टी पार्ट होगा मोस्टली। तो इससे रिजल्ट मिला। सेकेंड, सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, अपने एक्चुअल पास से क्या हुआ डिफ्लेक्ट हो गए, स्ट्रेट नहीं गए। जिससे मीनिंग क्या पता चला, दिस इंडिकेट दैट पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसनट्रेटेड इन स्मॉल रीजन। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो एटम है तो एटम के अंदर यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस साइन कैसा होता है इसका पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल इधर की ओर है, इसमें साइन कैसा होगा पॉजिटिव, तो ये क्या प्लस पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होंगे इधर की ओर, इधर की ओर बात में आ गई, ये भी इधर की ओर होंगे डिफ्लेक्ट स्मॉल एंगल से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सेंटर पर चार्ज जो होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा पॉजिटिव। अगर बाई चांस यहाँ पर नेगेटिव होता तो कैसा होता है स्ट्रेट जाता है इधर की ओर, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लगता। लेकिन रिपल्सन लगा तो क्या हुआ अपने एक्चुअल पास से क्या हुआ डेविएट होगा थोड़ा सा यहाँ पर। तो ऐसे पता चला मेरे पास ये पता चला कि न्यूक्लियस जो होता है उस पर जो साइन होता है कैसा होता है पॉजिटिव। थर्ड में क्या बात बोलेगी यहाँ पर, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक बाय मोर देन 90 डिग्री एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो मेरे पास कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब डिफ्लेक्ट बैक हो गए मोर देन 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री मतलब जैसे मान लो मैं आपसे बात करूँ, जैसे ये एटम था, यहाँ पास न्यूक्लियस था, ये ऐसे जा रहे थे इधर की ओर, कुछ तो होगा इधर की ओर डेविएट, कुछ इधर की ओर डेविएट हो गया, कुछ इधर की ओर, कुछ इधर की ओर। जो मोर देन 90 थे तो कुछ इधर की ओर आ गए और कुछ तो सेम पास से बैकवर्ड हो गए इधर की ओर। तो इससे पता चला क्या, दिस सजेस्टेड द सेंट्रल कोर ऑफ एटम न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। क्या हुआ वेरी स्मॉल, डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये सारे 3 मेन रिजल्ट थे इसके जो वहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से फाइंड आउट हुए। सेकेंड, राइट डाउन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय ड्राइंग द प्रोपोगेशन डायग्राम, शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स इन इट।
यानी कि आपको दो प्रॉपर्टी बतानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और उसका डायग्राम बनाना प्रॉपर, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपको शो करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, तो देखो टू प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं यहाँ पर। द टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स। तो फर्स्ट देखो, ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। कैसी हैं? ट्रांसवर्स। किसे बोलते हैं ट्रांसवर्स? जब प्रोपोगेशन और एनर्जी ये आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, उसे बोलते हैं क्या? ट्रांसवर्स वेव। तो देखो यहाँ बोल रखा, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी ऑक्सीलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। इसमें जब डायग्राम बनाऊंगा तब बताऊंगा इसमें पॉइंट में क्या बोला गया। यानी कि इसमें ये बात बोली गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये ऑक्सीलेट करते हैं परपेंडिकुलर, और उसके साथ साथ जिधर की ओर मूवमेंट करेंगे, यानी कि जो दोनों के दोनों जिधर की ओर जाएंगे उसे बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? वेव प्रोपोगेशन। वो भी कैसा होता है? आपस में परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन जो आपका होता है वेव प्रोपोगेशन, ये आपस में तीनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सेकेंड प्रॉपर्टी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। यानी कि जो ईएम वेव होती हैं इसे जानने के लिए मीडियम हो या ना हो, ये हमेशा ट्रैवल करेंगी। ठीक है ना? जो क्या होते हैं मीडियम पर कैसे होती है? इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, डिपेंड नहीं करती है। जैसे सन से लाइट आती है तो सन से लाइट जो आएगी तो हमेशा बीच में चाहे आप मीडियम रखो ना रखो वो प्रोपोगेट हमेशा होती रहेगी। तो देखो यहाँ पर लिखा क्या? एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम अनलाइक साउंड वेव। साउंड वेव में ऐसा नहीं होता। मीडियम होगा तो क्या होगा? जैसे मान लो बात करता हूँ, मीडियम हो या ना हो तो ईएम वेव तो ट्रैवल करेंगी। वैक्यूम के अंदर साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने लिखा एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए। ये मेरे पास हो गया x, ये मेरे पास हो गया x, ये y, और इधर की ओर z। ये तीन डायरेक्शन है यहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया? ये तो मैंने बोल देता हूँ क्या कि जो इधर की ओर वेव जा रही होगी इधर की ओर, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्या होगा? यानी कि इधर की ओर मेरे पास वेव जा रही होगी, जिधर की ओर जाएगी उसे बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ ट्रैवलिंग। अब बात करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और जिसे स्टार्ट करेंगे। ये आपकी है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी वैसे पास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी और वेव भी बनती जाएगी इधर की ओर। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इधर की ओर। अब इसमें क्या होगा? ये दोनों होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बनाते हैं इसको इस टाइप से। अब बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो बी है ना, ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बना दिए। ऐसे इधर की ओर होगी। ये आगे बना लेना इधर की ओर। अब बना मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो इसमें क्या होगा कि बाई डायरेक्शन में कौन जा रहे हैं हम? यहाँ पर तीनों क्या है? एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस यहाँ कितने हैं? परपेंडिकुलर। तो साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर ड्रॉ की गई, एक तो कौन कौन सी? एक तो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन,
ये आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस देखो इसमें अगर ये मैंने दिखाया बाई डायरेक्शन में ये वाला, ठीक है ना, तो ये आपका होगा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, ये वाला। और ये जा कहाँ रहा है, इधर की ओर, ये आपका होगा प्रोपोगेशन। क्या हो गया, प्रोपोगेशन। तो ये होता है इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सोर्स ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड where the converging, that means convex lens of focal length 9 centimeter can be placed so that image of two sources be made at same point। इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है, दो सोर्स लाइट, दैट मीन्स एक तो मान लो S1, एक मान लो आप S2। तो दो सोर्स मेरे पास हैं, टू सोर्स हैं, और दोनों डिस्टेंस कितनी है, 24 सेंटीमीटर, है ना। फाइंड वेयर कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड, ठीक है ना, यानी कि आपको कन्वर्जिंग लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस, वो कैसे रखें, इस टाइप से रखें ताकि दोनों सोर्स यानी कि S1 से भी और S2 से भी जो इमेज बना वो सेम पॉइंट पे बना। तो आपको वो लोकेशन निकालनी है यहाँ से। तो पहले हम बनाते हैं इसका प्रॉपर डायग्राम। क्या बनाएंगे, एक प्रॉपर डायग्राम। तो पहले मैंने बनाया एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया। क्या बनाया है, कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया इधर की ओर, ये मेरे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया उसका एक्सिस। क्या हो गया, एक्सिस। तो यहाँ में उसने क्या बोला कि जो कन्वर्जिंग लेंस है, जो मेरे पास क्या कन्वर्जिंग लेंस जो यहाँ पर दिखा रखा है ये वाला, तो इधर के और ये इधर मान लो कोई सोर्स, मान लो दो सोर्स रखे हुए हैं, इधर मान लो S1 है, इधर के मान लो S2 है, और इन दोनों सोर्स डिस्टेंस कितनी है, 24 आई थिंक, हाँ 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये सोर्स ये डिस्टेंस रखी 24 सेंटीमीटर। और इन दोनों सोर्स से जो इमेज बनेगी वो सेम पॉइंट बन रही है। क्या बनी है, सेम पॉइंट पर। या तो आप इमेज इधर की ओर मान लेना, या आप मान लेना इमेज इधर की ओर, लेकिन दोनों सोर्स की, यानी कि इस सोर्स की इस सोर्स की, दोनों की इमेज सेम पॉइंट पर ही है। तो देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले सोर्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, सोर्स। मान लो मैंने सोर्स बोल दिया कि यहाँ पर S1, ये S1 सोर्स, और ये मान लो आपका S2 सोर्स है, सोर्स नंबर 2। दोनों डिस्टेंस देखिए कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये डिस्टेंस आपकी है 24 सेंटीमीटर। लेकिन जो सारी की सारी डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो कहाँ से होता है, ऑप्टिकल सेंटर से, दैट मीन्स यहाँ से। तो यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस मेरे पास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं ना, मुझे डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक मालूम है। हाँ इतना पता है कि सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 2 की डिस्टेंस कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली, S1 से ऑप्टिकल सेंटर तक की, इसे मैंने बोल दी आपको x। क्या बोल दी, x। तो ये कितनी होगी पूरी, ये आपकी होगी 24 माइनस x। बस समझ आ गई। अब यहाँ पर करते हैं रे डायग्राम बनाते हैं इसका। जैसे मान लो सोर्स नंबर 1 की जो इमेज बनेगी और सोर्स नंबर 2 की जो इमेज बनेगी वो सेम लोकेशन बनेगी। क्या बनेगी, सेम लोकेशन पर। तो पहले बनाते हैं इधर की ओर। सपोज दैट मान लो एक मेरे पास रे ऐसे गई, और फिर बाद में मान लो इसकी इमेज मेरे पास ये बनी है, ये मैंने यहाँ बोल दिया इसकी इमेज आई, यहाँ बन गई इमेज। अब सोर्स नंबर 2 से भी मेरे पास लाइट जाएगी। मान लो इस सोर्स नंबर 2 से मेरे पास लाइट गई, मैं से दिखाता हूँ ब्लैक से, रेड से। मान लो सोर्स नंबर इससे मेरे पास लाइट इस टाइप से गई इधर की ओर, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनी, सेम पॉइंट बनी इधर की ओर, यहाँ इस वाले पाथ पर यहीं बनेगी इसकी भी आई हुई इमेज, दोनों सोर्स की। तो जब हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो लेंस फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए, यू चाहिए, वी चाहिए। और वी क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस से बोलते हैं वी। तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ मेरे पास, ये रहा। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो मैंने यहाँ पर दिखाया, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो मेरे पास इमेज है ये वाली, इसके डिस्टेंस मैंने बोल दिया, यहाँ पर गिवन नहीं है क्या डिस्टेंस है। तो यहाँ पर मान लें कोई भी एक अलग वेरिएबल। तो यहाँ मैं नाम दे दूँ एक्स यूज हो गया, तो मैंने बोल दिया बाई। क्या बोल दिया, बाई। तो यहाँ पर लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। तो ये लिख देंगे यहाँ पर क्या, 4 S1 सोर्स नंबर 1 के लिए जो डेटा गिवन है। तो सोर्स नंबर कौन सा मेरे पास, ये रहा सोर्स नंबर 1। इसकी यू डिस्टेंस क्या है, सोर्स नंबर 1 यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर
कि डिस्टेंस में बोलते हैं यू, तो यू के लिए कितनी है एक्स, किधर की साइड है लेफ्ट साइड, तो दैट मीन्स ये एक्स होगा आपका माइनस साइन का, क्या होगा माइनस साइन का। अब जो मेरे पास ये एस सोर्स था तो इसकी इमेज बनी थी यहाँ आई पर, तो ये क्या होगी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं वी, तो वी के लिए क्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी होगी वाई, कैसी होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये है ऑप्टिकल सेंटर से किधर की और राइट साइड, कैसी है राइट साइड। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, और फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है ये मेरे पास, कितनी फोकल लेंथ यहाँ पर देखिए 9 सेंटीमीटर। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो इसके अंदर मेरे पास वैल्यू गिवन है कौन कौन सी, एक तो मेरे पास यू गिवन है कितना माइनस एक्स, इमेज की डिस्टेंस कितना गिवन है पॉजिटिव वाई, एंड फोकल लेंथ कितनी लेंस की 9 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव। तो लगा देंगे पर लेंस फॉर्मूला, क्या लगाएंगे बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करो 1/f, f के लिए कितनी यहाँ पर 9, तो 1/9 इक्वल टू 1/v दैट मीन्स 1/y इक्वल टू माइनस साइन है और x के लिए कितनी है माइनस ये वाली, तो कैसा साइन आएगा पॉजिटिव 1/x। तो वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं यहाँ से देखूँ 1/y इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x, मैंने से बोल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कौन सा फॉर सोर्स नंबर 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर फॉर सोर्स नंबर 2। तो सोर्स नंबर 2 के लिए यानी कि अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर हाईलाइटर की हेल्प से कि सोर्स नंबर 2 ये रहा, तो ये क्या है इसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर से यहाँ की तरफ, तो ये मेरे पास क्या यू हो गया, इमेज वही है सेम टू सेम यहाँ से लेकर इधर की ओर ये वाली, तो ये क्या है मेरे पास देखो सोर्स मेरे पास इधर जा रहा है, ये मेरे पास इधर की जा रही है इधर की ओर ये, तो ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर इमेज बनती है इधर की ओर तो साइन कैसा था इसका वाई का पॉजिटिव, लेकिन जो रे गई वो इधर की ओर गई और वो कहाँ गई इमेज पीछे की ओर बैकवर्ड, दैट मीन्स इधर की ओर लेफ्ट की तरफ, तो साइन कैसा आएगा इसका माइनस का। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, पहले देते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। तो यू कितना गिवन है, देखो यू कौन सा ऑब्जेक्ट मेरे पास S2 ये रहा, तो डिस्टेंस कितनी इसकी 24 माइनस एक्स, ये आएगा निगेटिव। v कितना होगा, v आपका होगा माइनस के वाई, और फोकल लेंथ कितनी है आपकी 9, सेम टू क्योंकि लेंस तो वही है, तो लगाएंगे यहाँ पर भाई वही क्या लेंस फॉर्मूला, तो क्या है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करें तो 1/9, v कितना हाँ माइनस के 1/y माइनस u कैसा माइनस फॉर्मूला क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/24 माइनस एक्स। अगर मैं देखूँ इसको तो 1/y इधर की ओर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1/24 माइनस एक्स प्लस के 1/9 नहीं प्लस नहीं माइनस क्या आएगा माइनस साइन, माइनस लगा दिया। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर मैं देखता हूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो यहाँ पर ये क्या 1/बाई, ये भी क्या 1/बाई, तो यानी कि जो वैल्यू ये वाली होगी वही वैल्यू ये वाली होगी, तो दोनों को क्या करते हैं इक्वेट करते हैं, क्या करते हैं इक्वेट, दैट मीन्स बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास 1/9 माइनस 1/x इक्वल टू इधर की ओर 1/24 माइनस एक्स माइनस के 1/9। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो जो मेरे पास बनेगी आफ्टर सॉल्व इट, तो देखता हूँ यहाँ पर तो कितना आएगा 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 1/24 माइनस एक्स और प्लस 1/x, तो यहाँ कितना आएगा 2/9, यहाँ आपका आएगा एलसीएम x इंटू 24 माइनस एक्स, यहाँ आएगा x प्लस 24 माइनस एक्स, ये क्या होगा x से x कैंसिल आउट। तो जब यहाँ पर देखता हूँ तो फाइनल जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये x² माइनस के 24x प्लस 108, देख लेना आपका क्वाड्रेटिक ही बनेगी।
इसके बाद अगर मैं इसे फैक्टराइज करूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जो आएंगी दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगी और इसका आंसर होगा 18 और 6। तो यहाँ पर आपको जो मिली x की वैल्यू वो 2 मिल गई आपकी पॉजिटिव। कौन कौन सी, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 6। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या, हैंस। इसके दो केस में आंसर आएगा। इफ़ फर्स्ट वाला आंसर, इफ़ S1 आपका हो 18 पर तो S2 कहाँ होगा आपका 6 पर, क्योंकि 18 और 6 24। अगर बात करते हैं आपका, अगर S2 होगा 18 पर तो S1 कितना पे होगा 6 पर, यहाँ भी कितना होगा 24 ही आएगा। तो यहाँ पर इसके आंसर आ गए दोनों पार्टी वाले। अब करते हैं नेक्स्ट डी वाला पार्ट। डी के वाले पार्ट के अंदर फिर सेक्शन डी होगा, ये कल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, इस डी वाले पार्ट में क्या बोला गया, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर एमिटेड व्हेन अल्ट्रावायलेट रे वेवलेंथ कितनी है 800 एंगस्ट्रॉम 700 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली आर मेड बी इंसिडेंट ऑन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, डिटरमाइन द प्लैंक कांस्टेंट। क्या निकालना आपको, प्लैंक कांस्टेंट निकालना। पहले यहाँ पर निकालते हैं गिवन डेटा। क्या निकालते हैं यहाँ पर, गिवन डेटा आंसर। देखो यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस एंड दिस, कौन सी 1.8 एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर एमिटेड। तो ये आपको दे रखी है एनर्जी, दे रखी है कौन सी काइनेटिक, तो ये लिख दूंगा K1 पहली एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी मान लो दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ दे रखी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ फिर नेक्स्ट है वो रखा कि वेवलेंथ गिवन है, यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेस की। तो पहली वेवलेंथ कौन सी है 800, तो दैट मीन्स λ1 आपकी है यहाँ पर 800 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ कितना आएगा एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स यहाँ होगा 800 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ये 2 है ना 2 जीरोज, तो ये 2 प्लस हो जाएगी पावर के अंदर, तो कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर। अगर बात करता हूँ इधर की ओर, तो यहाँ पर रखा λ2, तो λ2 कितना है यहाँ पर 700 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 700 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, तो यहाँ पर 2 प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 10 की पावर -8 मीटर। तो आपके पास ये दो चीज़ आ चुकी है। अब मुझे निकालना क्या, प्लैंक कांस्टेंट निकालना। क्या निकालना, प्लैंक कांस्टेंट। तो हम लगाएंगे कौन सी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन। देखो यहाँ पर क्या थी वो इक्वेशन, E इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे वी नो दैट, स्पेस तो है काफ़ी, हाँ, तो वी नो दैट जानते हैं इक्वेशन क्या आती है, E इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पर ये वाली, जहाँ पर E क्या होता है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, W0 क्या होता है वर्क फंक्शन, और K क्या होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं आउटसाइड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले इक्वेशन के लिए, तो यहाँ लगा दूंगा V1 E1, यहाँ लगा दूंगा K1, ऐसे ही लगाएंगे। सेकंड के लिए वैल्यू पुट करेंगे। E का फॉर्मूला कितना होता है, देखो E के फॉर्मूले होते हैं ये, E इक्वल टू, दिखाओ मैं यहाँ पर, एक तो फॉर्मूला E इक्वल टू H न्यू, एक होता है E इक्वल टू HC/λ। तो यहाँ कौन सा लगाएंगे, ये वाला पार्ट लगाएंगे, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं, क्या चीज़ गिवन है वेवलेंथ, दैट मीन्स लैम्डा। तो फॉर्म लगाएंगे E इक्वल टू HC/λ। देखो E का फॉर्मूला H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, लैम्डा क्या है यहाँ पर λ1, W0 के पास वर्क फंक्शन, तो दैट मीन्स W0 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये मुझे गिवन नहीं है। K1 क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस, तो कितनी थी वो, ये गिवन है 1.8, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1.8। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर बात करता हूँ सेकंड केस की, तो सेकंड केस में यहाँ पर क्या काइनेटिक एनर्जी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और λ2 कितना ये 700। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लगाऊँ E2 इक्वल टू W0 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम मटेरियल है, क्या सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल में काम किया गया यहाँ पर। तो W0 प्लस
काइनेटिक एनर्जी सेकेंड। तो ई नॉट का फॉर्मूला वही hc/λ2 इक्वल टू W0 प्लस यहाँ हमारे पास एनर्जी 4। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट वाली माइनस कर दूँ तो यानी कि जो फर्स्ट वाले होंगे साइन चेंज होंगे, तो कैसा आएगा ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो W0 से W0 इधर की ओर W0 से W0 कैंसल आउट, ठीक है ना। ये W0 से W0 कैंसल आउट। अब करो माइनस। देखो इस वाले पार्ट में यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट HC कॉमन होगा, तो यहाँ कहेंगे HC/λ2 HC/λ1 माइनस का इक्वल टू 4 - 1.8। अगर मैं यहाँ पर कॉमन देखो तो HC/ ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ होगा 1/λ2 माइनस 1/λ1 इक्वल टू ये आपका इधर बचेगा 2.2। क्या बचेगा 2.2। ये किस में आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर यहाँ देखें HC 1/λ2 की वैल्यू कितनी थी, तो अगर यहाँ से देखें हम λ2 तो λ2 की वैल्यू थी 7 × 10⁻⁸ और वहाँ कितना था 8 × 10⁻⁸। तो वैल्यू सकते हैं यहाँ पर, तो 7 × 10⁻⁸ माइनस 1/8 × 10⁻⁸। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो 1.2 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी 1.6 × 10⁻⁻90। फिर जूल में बन जाएगा। तो HC/ देखो यहाँ से 10⁻⁸ ये आपका आ जाएगा कॉमन। तो बचा कौन 7 और 8। तो 7 और 8 कैल्शियम कितना आएगा 56। तो यहाँ आपका आएगा 56, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 7 इक्वल टू 2.2 1.6 × -90। तो HC/10⁻⁸ मल्टीप्लाई 1/56 इक्वल टू 2.2 × 1.6 × 10⁻⁻90। मुझे निकालनी H की वैल्यू, तो H ऐसी रखेंगे। ये पार्ट कैसे डिवाइड में तो कहा जाएगा मल्टीप्लाई में 2.2 1.6 और 56 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में क्या हुआ ये C कहा मल्टीप्लाई में, तो नीचे किस में है डिवाइड में, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी अगर मैं सर आफ्टर सॉल्व करूँ, इसे सॉल्व करने के बाद तो आंसर मेरा आएगा 6.6 × 10⁻34। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा D एंड E पार्ट जो बचेंगे यहाँ पर लॉन्ग आंसर में, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।